नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देश के उत्तरी भागों, खासकर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। तो आज सुर्खियों में बात मौसम और मॉनसून की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिशंकर पांडे जी। आप मौसम वैज्ञानिक हैं मौसम केंद्र भोपाल से, और गुरुदत्त मिश्रा जी, आप भी मौसम केंद्र में रहे हैं, फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मौसम से जुड़े या ये कहें कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जो क्षेत्र हैं उसमें आप अभी भी सक्रिय हैं। तो एक तरह से हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर गुरुदत्त मिश्रा जी जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेरे सभी प्रदेश के दर्शकों का, और हमारी बातें ध्यान से सुनेंगे तो लोगों को इसका मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको हमारा लाभ ही होगा इसमें। नमस्कार। बिल्कुल, और यही उद्देश्य भी है आज के इस कार्यक्रम का। हम सभी जानते हैं कि बारिश कितना जरूरी है सृष्टि के लिए, लेकिन साथ ही साथ बारिश एक ऐसा मौसम भी है जिससे कई बार हम घबरा जाते हैं, जान का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, कई प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है, जानकार रहने की जरूरत है, और इसीलिए आज ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। हरिशंकर पांडे जी, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, हम देख रहे हैं उत्तरी भारत में मॉनसून बहुत सक्रिय है और कई ऐसे राज्य हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, और क्या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी इस तरह की बहुत ज़्यादा झमाझम वाली बारिश देखने को मिलेगी? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप जानती हैं और सभी हमारे श्रोतागण जानते हैं कि इस बार मानसून शुरू में विलंब से शुरुआत किया था, वो ऑनसेट होने में ही केरला से ही विलंब हुआ था जी। लेकिन धीरे धीरे ये मानसून आगे की ओर बढ़ा और 23 जून को मध्य प्रदेश में एंट्री किया और 24 जून को भोपाल में एंट्री किया था, और इसके बाद एक तेजी से 24 से 25 जून के भीतर में ही इसने लगभग पूरे प्रदेश को कवर अप कर लिया था। तो उस समय देखेंगे कि एक जो बिपरजॉय तूफान था उसने प्रदेश को काफ़ी प्रदेश के साथ ही साथ देश को काफ़ी मात्रा में रेन दिया, क्योंकि इसका मूवमेंट ईस्टर्ली डायरेक्शन में हुआ और वो देश के अंदर वो राजस्थान होते हुए काफ़ी अंदर तक वो जो है प्रवेश किया और काफ़ी मात्रा में बारिश उसने दिया। साथ ही उसके कारण भी प्रदेश को काफ़ी मात्रा में बारिश मिली, अन्य प्रदेशों को भी मिला। और इसके पश्चात ही देखेंगे तो एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डेवलप हुआ और वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ते हुए प्रदेश के ऊपर से गुजरा। तो प्रदेश में उसके कारण भी काफ़ी मात्रा में और देश में भी काफ़ी मात्रा में बारिश हुई। तो शुरुआत से ही, मानसून के शुरुआत से ही देखेंगे तो बारिश जो है जून महीने में काफ़ी, जो उसका जून महीने का जो औसत आंकड़े हैं उसके अनुसार देखेंगे तो काफ़ी बारिश हुई, और जून महीने का औसत जो हमारा पूर्वानुमान था उससे भी ज़्यादा रहा। और चूंकि जून में ही बारिश अच्छी खासी हो गई, तो अब जो बारिश हो रही है वो थोड़ी सी भी बारिश हो रही है तो वो बाढ़ का रूप या वाटर लॉगिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। और मानसून के जो सिस्टम हैं वो लगातार एक्टिव बने हुए हैं और इसी कारण है लगातार बारिश हो रही है। तो अभी फ़िलहाल देखेंगे तो मानसून जो है अभी उत्तर भारत में सक्रिय है, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, साथ ही साथ जो राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ पे पानी कम गिरता है वहाँ पर भी बारिश काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अभी ये स्थिति लगातार बनी हुई है। प्रदेश में भी देखेंगे तो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश काफ़ी अच्छी है, और हम सामान्य जो बारिश के आंकड़े हैं उससे हम 10 से 12% अधिक हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी। और ओवरऑल यदि हम एमपी की बात करें, बारिश के आंकड़े अभी तक की जो बारिश है और जिसका औसत है वो भी प्लस में 10% करीब लगभग ज़्यादा है। कुछ जिलों को छोड़ दें, जो रीवा संभाग के कुछ ज़िले हैं और कुछ जो ग्वालियर संभाग से जुड़े हुए जो ज़िले हैं यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दें, और कुछ ये इंदौर संभाग के जो सदर्न पार्ट हैं जिसमें कि अलीराजपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश कम है। तो ये बारिश के आंकड़े यहाँ पे थोड़े से कम है। बाकी उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में इनका भी औसत आंकड़ा पूरा हो जाएगा और ये स्थिति फिलहाल सामान्य बनी रहेगी। और जैसे कि विभाग ने पहले भी कहा है कि चिंता की आवश्यकता नहीं है किसानों को। इस बार भी मानसून पूरे देश में सामान्य
के आसपास ही रहने की स्थिति बनी हुई रहेगी। तो किसानों का चूंकि आपने जिक्र किया और वाकई में हमारे जो किसान हैं उन्हें फिक्र होती है कि बारिश इस वक्त कैसी होगी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है और जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो बारिश पर, मॉनसून पर बहुत निर्भर करती है। तो ऐसे में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खास तौर पर किसानों के लिए, कि इस बार बारिश कितनी होगी। तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं, औसत वर्षा होगी। गुरुदत्त मिश्रा जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। किसानों की हम बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो दलहन है उसका हम एक तरह से गढ़ है। हमारे यहाँ सोयाबीन होता है, चने होते हैं, दूसरी दालें बहुत होती हैं। इसके अलावा ये पूरा साल जो है ये डेडिकेटेड है मोटे अनाज को, और मोटे अनाज की खेती में वापस लोगों का रुझान बढ़ा है। बहुत सारा रकबा जहाँ पर इस वक्त मोटा अनाज भी बोया जा रहा है। बोनी के लिए हमारे किसान तैयार है, कई जगह बोनी शुरू भी हो गई है। किस तरह का मौसम, किस तरह का मानसून इस बार रहने वाला है, और क्या जिस तरह से पांडे जी ने अभी कहा कि किसानों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी यही कहेंगे? देखिए, अगर आपको ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में हम भारत के केंद्र बिंदु में बैठे हैं, और जो मानसून की दोनों जो घटक जिससे कहा जाए कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों वर्षा हमको प्रदेश में करती है, तो मध्य प्रदेश में कहीं कुछ भी हो भारत में, लेकिन मध्य प्रदेश में हमको लगभग वर्षा अगर लगातार 20-25 साल का आंकड़े देखें तो बहुत 99% बहुत अच्छी स्थिति थी। और चूँकि मध्य प्रदेश में तीनों ऋतुएँ होती हैं, गर्मी, सर्दी और मानसूनी, तो मानसूनी वर्षा पे हमारी खेती निर्भर है। वनों से आच्छादित क्षेत्र है हमारा, और हमारे यहाँ मोस्टली आप धान है, सोयाबीन है, गन्ने की फसल है, ये खरीफ में बोई जाती हैं। और दूसरा, इस पानी पे अगर निर्भर करती हैं अगली जो आने वाली फसल है हमारी, जो रबी की फसल भी हमारे इस पर निर्भर करेगा, गेहूँ कैसा होगा, चना कैसा होगा, मूंग कैसी होगी। मूंग की दोनों फसलें हमारे यहाँ बोई जाती हैं। तो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, लेकिन किसानों की जो हमको फीडबैक मिल रहा है, रोपा वगैरह धान की बोनी उनकी चालू है। मैं एक इस बीच में किसानों से निवेदन करना चाहूँगा कि पानी के जो आपके साधन हैं उसको सुरक्षित रखें आप, और अनावश्यक ना बहाएं, क्योंकि अल नीनो का साल है और लगातार कई वर्षों से मानसून में अनिश्चितता देखी जाती है। अनिश्चितता का मतलब ये है कि कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, कभी कम वर्षा होगी, तो औसत तो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो पानी हमारे एक काम का नहीं रहता, नदी नालों में बह जाता है। क्योंकि जिस टाइप की तकनीक आ गई है खेतीबाड़ी में, हम लोग भरेल खेत होते थे पुराने ज़माने में, लेकिन वो अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए हैं, और लगातार हम फसलें 3-3, 4-4 फसलें हम ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हमको आने वाले समय में खासकर जब खरीफ फसल में धान में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो हमको मोटे अनाज की ओर ध्यान देना चाहिए। और अभी आप देखिए वर्ल्ड लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, और ये जो मोटे अनाज की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा आय के साधन बढ़ रहे हैं। और जो लोग मूव कर गए हैं मोटे अनाज की ओर, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, इसमें उपज भी अच्छी हो रही है। तो हमको धीरे धीरे समय रहते हुए मोटे अनाज की ओर मूव कर जाना चाहिए। दूसरी बात, चूँकि वर्षा के दिनों की संख्या लेट मानसून आने से कम हो जाएगी, तो ऐसी फसलें बोना चाहिए धान में, जो वैरायटी आ गई जो कि कम दिनों कम पानी में उसमें अच्छी फसल हमको मिल रहे। और पानी तो जिस टाइप से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, वर्षा अच्छी होगी, लंबे समय तक वर्षा होगी, तो भी हमको सावधानी बरतने भी, सतर्कता बरतने भी सावधानी है। गुरुदत्त जी, बहुत अच्छे उपाय आपने बताए हमारे किसानों को। पांडे जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं लगातार मॉनसून की, और जब भी मॉनसून या बारिश की बात होती है, जिक्र होता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे साल भर का पानी का कोटा भी पूरा करके जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं, पहले धीमे धीमे बारिश होती रहती थी, कई दिनों तक होती रहती थी, और कहा जाता था कि भूजल स्तर जो है से बेहतर होता था। अब बहुत तेज पानी गिरता है, और एक तरह से हम कहें तो वो नदी नालों में ही बह जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न में बदलाव आया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो मॉनसून है, ये हमारे पानी की ज़रूरत को पूरा करके जाएगा? देखिए, जैसे कि श्रोतागण सभी जानते हैं और सभी जागरूक श्रोता हैं, उनको भी धीरे धीरे ज्ञान तो होता होगा कि अब जो बारिश होती है वो पहले की बारिश और अब की बारिश में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। जी। पहले बारिश के दिनों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, और बारिश धीरे धीरे हुआ करती थी, और धीरे धीरे होने के कारण वो बारिश धरती के अंदर प्रवेश करता था, और वो जल स्तर को बढ़ाता था, भूजल स्तर को बढ़ाता था। आजकल आप देखेंगे कि बारिश का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदला हुआ है। एक ही समय में गरज चमक के साथ जहाँ पर बारिश होती है, तो वो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में बारिश हो जाती है, और वो बारिश हमारे किसी काम का नहीं रहता है। या ये कहें कि वो जो बारिश के कारण जो पानी मिलता है वो बह करके नदियों के थ्रू समुद्र में चला जाता है, और उसका उपयोग हम बहुत कम कर पाते हैं। तो बारिश के पैटर्न के आधार पे अब जो बारिश हो रही है,
उस पर थोड़ा सा फ़ायदा कम है और उसका पानी का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ऐसे समय में हमको काफ़ी जागरूकता के साथ उस पानी के संरक्षण और संवर्धन का काम करना पड़ेगा, ताकि वो बारिश हमको उपयोग में लाया जा सके। चूँकि ये बारिश आंकड़े तो जरूर औसत के रूप में पूरे हो जाते हैं, जो साल भर का बारिश है, वर्षा के दिनों की संख्या जरूर कम हो गई है मानसून सीजन में, लेकिन आंकड़े बराबर बने हुए हैं। तो आंकड़े भले ही बने रहें, व्यक्तिगत तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी बारिश का संरक्षण संवर्धन होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम उसके पानी को उपयोग में ला सकें, डैम के माध्यम से या छोटे छोटे जलाशय बना करके, या उनको जो बारिश है या जो शहरों में जो बारिश होता है या गांव में जो बारिश होता है, मूसलाधार बारिश होता है, तो वो नदी नालों में बह के इधर उधर बिखर जाता है। उसको प्रॉपर वे में उसको एक जगह संरक्षित करके उसका बारिश के मानसून के बाद के समय में उसका हम उपयोग कर सकें। तो वैसे देखेंगे तो पूरे भारत में जो मानसून है पिछले लगातार 4 से 5 साल से सामान्य बना हुआ है, और जो मानसून का जो सामान्य प्रतिशतता है वो 4 से 5%, यदि वो कम या ज़्यादा होता है तो हम उसको सामान्य बारिश कहते हैं। 96 से 100% तक हम सामान्य या 104% हो जाए तो भी हम उसे सामान्य मानसून की बारिश कहते हैं। तो इस बार हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 94 से 106% रेंज है थोड़ा सा, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि बारिश इस बार भी लगभग सामान्य ही रहेगी। जी, पांडे जी की इसी बात को मैं गुरुदत्त जी आपसे भी पूछना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले बारिश होती थी, डेफिनेटली जो पैटर्न है उसमें बहुत बदलाव हुआ है। हम भी देखते थे कि 4-4 महीने का मॉनसून होता था, वो समय कम हो गया है। धीमी धीमी बारिश लगातार दिनों दिनों तक होती है, वैसा नहीं होता, तेज़ बारिश होती है और बंद हो जाती है। तो ऐसे में वाटर कंजर्वेशन को लेकर भी, क्योंकि आप काम करते हैं, या पर्यावरण संरक्षण के जो अलग अलग घटक है उसमें भी आपका बहुत योगदान रहा है, तो क्या किया जाए कि ये पानी जो है इसे हम संरक्षित कर सके? जो वर्षा काल के 4 महीने होते हैं, 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक, और अमूमन तौर पर मध्य प्रदेश में जो हमारा वर्षा के दिनों की संख्या लगभग 60 से 70 दिन होती है, और 60 से 70 दिन में ये होता है करीब 30 दिन ही वो तेज जो वर्षा की जो स्थिति बनती है। और लगातार 15-20 साल से ग्लोबल वार्मिंग कहें कि उसका करीब 100 सालों में हम देख रहे हैं कि तापमान 1 से 1.5 डिग्री बढ़ गया है, और उस तापमान बढ़ने के कारण ये मौसम अनिश्चितता बनी हुई है, कभी बहुत ज़्यादा पानी, कभी बहुत कम पानी। तो हर चीज़ ये समान वितरण नहीं है। अब इसके लिए एक तरीका है कि जब ज़्यादा वर्षा होती है, हमारे पास जो भरेल खेत या ऐसी चीज़ें अब तो नहीं बची हैं, लेकिन शासन ने बहुत सारे जलाशय और बलराम तालाब योजना के लिए लोगों को अनुदान देना शुरू कर दिया है। तो लोग उसमें से थोड़ा ध्यान दें, छोटे छोटे तालाब बनाएं, और जिनके पास कुछ ऐसी अनुपयोगी ज़मीन खेतों में रहती है जिसका उपयोग वो खेती में नहीं कर पाते, तो वो उसमें बड़ा सा गड्ढा बना लें 100 बाई 100 का, या जो भी जैसा सुविधाजनक हो। और इतनी अच्छी प्लास्टिक की पॉलीथीन आती हैं आजकल, उसमें वर्षा का जल संचित कर लें, और बाद में जब उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है सिंचाई के लिए तो उससे वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, शहरों में अगर देखें कि आप सबके पास घरों में बोर है, और वर्षा का जल आप थोड़ा सा बाजू में, जो आपके बोर के बाजू में गड्ढे करवा के उसमें एक सिस्टम होता है बनाने का, और छान के वर्षा का डाला अगर आप उसमें अंदर कर दें तो वो रिचार्ज भी हो जाएगा, ज़मीन भी रिचार्ज हो जाएगी, आपका भी काम आएगा और पड़ोसी का भी काम आएगा। तो ये बहुत सारी विधियां हैं। लोगों को आप देखिए, गूगल में जाएं या मौसम विभाग से या अन्य विभागों से आप पता करके, छोटी छोटी विधियां हैं, चाहे आपका मकान 1000 स्क्वायर फीट का हो, चाहे 700 स्क्वायर फीट का हो, सब में इस विधि अपनाई जा सकती है। और किसानों के लिए भी थोड़ा सा ये है कि जो उनके पास अनुपयोगी ज़मीन है या पौधों के आसपास जहाँ पे आम या आंवले या ऐसे वृक्षारोपण हैं, वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बना के वो रिचार्ज के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो उसमें सभी का भला होगा, प्रकृति का भला होगा, खुद का भी भला होगा, और आपकी ज़मीन भी रिचार्ज हो जाएगी। और भारत सरकार की जो बलराम तालाब योजना है, छोटे छोटे तालाबों के लिए अनुदान दे के, और ये बहुत अच्छी योजना है, और इससे जो किसान हमारे संपर्क में हैं, जिनसे हमारी बात होती है, उनको बहुत फ़ायदा हुआ बलराम तालाब योजना में। तो जल का संरक्षण तो आपके लिए लंबे समय तक के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि अभी पानी का जो वाटर का जो लेवल है, चाहे शहर हो गांव हो, 400-400 500-500 फीट चला गया है। पहले जहां 40 फुट में पानी था, आज 300 फीट में पानी है। उसका मतलब ये हुआ कि हम दोहन हमने खूब किया है, खूब बोरवेल बना दिए हैं घरों में, हर मकान में बोर हैं, किसानों के बोर हैं, लेकिन हमने लिया है प्रकृति से, दिया नहीं है। प्रकृति जब आपको देती है तो आपको भी आपका फ़र्ज बनता है कि कुछ उसको दें। और हम दूसरी बात, खरपतवार की बात करते हैं, आप इतनी दवाइयाँ और सारी चीज़ें खेतों में डालते हैं,
और फिर उसको नष्ट करते हैं, फिर वो जहरीली ज़मीन में जाती है, फिर वो नीचे जाके ज़मीन में आपको ही नुकसानदायक। आप देखिए कि कैंसर और इन सब बीमारियां बहुत ज़्यादा संख्या में आजकल बढ़ने लगी हैं। तो जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये दिन प्रतिदिन हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत घातक होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है और लगातार परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। और एक और जिक्र जो आपने इससे पहले किया था वो था एल नीनो इफेक्ट का, जो आजकल बहुत सुनने में आता है कि एल नीनो इफेक्ट है, इस वजह से इस बार उतनी बारिश नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए या औसत से कम बारिश हो रही है। इस इफेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एक प्रभाव है जो कि पेरू समुद्र में तापमान बढ़ने से ये पूरे ग्लोबल में इसका असर होता है। धीरे धीरे प्रशांत महासागर से जो गर्म हवाएं निकलती हैं और बाद में मानसून को प्रभावित करती हैं। अब आप देखिए कि इस साल जो मानसून लेट आया जून में सब कुछ, और मान लो लगातार खूब ज़्यादा वर्षा हुई और हम अभी जुलाई एंड नहीं हुए और हम औसत के आसपास पूरे भारत में या कहें मध्य प्रदेश में हम पहुंच गए हैं। उसका मतलब ये हो कि इतनी ज़्यादा वर्षा हो गई। तो यही तो एक प्रभाव है कि पूरा ग्लोबल वार्मिंग में या एल नीनो या ला नीना की बात करें तो दोनों प्रभाव डालते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि कम वर्षा होती है एल नीनो से या ला नीना से भी। तो जो आने वाले दिनों में एल नीनो का प्रभाव की संभावना बनी हुई है। तो इसलिए जो भी पानी गिरता है ये ना सोचें कि अभी और अच्छा गिरेगा और अच्छा गिरेगा। जो भी आज आपके सामने जो समस्या है, जो पानी है, उसको संरक्षित करें, कुओं में जाने दें, बोर में जाने दें। छोटे छोटे आप खेतों में भी वो बोर करवा के आप स्लाटेड केसिंग डाल के उस पानी का प्रभाव उसमें आप कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं, उनके रिचार्ज भी हुए हैं बोर, और उथले बोर हैं जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है। तो ये मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा हर व्यक्ति को मानना है कि कैसे हम वर्षा के जल को कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसका रिचार्ज बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ ऐसी अनुपयोगी ज़मीन है जहाँ आप खेती कभी नहीं कर पाएंगे या ख़राब ज़मीन है, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि आप उनमें लगाएं। आंवला है या जामुन है या आम की ऐसी ऐसी वैरायटी आ गई तो वो जल स्तर को ऊपर भी करती हैं, मतलब बढ़ावा देती हैं, उसमें जल ऊपर भी आ जाता है। तो ऐसी ज़मीन को अच्छा बनाने के लिए भी वृक्षारोपण और जल संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पर हमें बहुत शिकायत रहती है प्रकृति से कि अरे इस बार पानी नहीं बरसा, उतना पानी नहीं बरसा, पूरे साल भर कैसे चलेगा और बिन पानी के कैसे काम होगा। लेकिन कभी हम ये नहीं समझते कि अगर पानी उतना नहीं बरस रहा है तो इसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। तो हमें क्या करना होगा, वो उपाय आपने बताए हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो हम सब कर सकते हैं, हम सक्षम हैं, लेकिन जब करेंगे तभी बदलाव होगा। पांडे जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आमतौर पर हम कहते हैं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है हर मौसम में, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, शीतकाल हो या बारिश हो, अलर्ट जारी किए जाते हैं और अलग अलग कलर एसोसिएटेड होते हैं। हम खबरों में भी बताते हैं कि रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है या येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन कई बार शायद आम जनता इन अलर्ट्स के मायने नहीं समझ पाती। तो हम एक बार चाहेंगे कि आप जरा इस पर भी प्रकाश डालें। आपने बिल्कुल सही पूछा है। चूंकि आजकल अलर्ट शब्द मौसम विभाग के साथ में अलर्ट शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दी है। तो अलर्ट में आजकल हम 4 प्रकार के रंगों का अलर्ट जारी करते हैं और ये अलर्ट सभी सीज़न में होता है। जैसे कि अभी मानसून सीज़न है तो हम बारिश के रूप में अलर्ट जारी करते हैं, और जब शीत ऋतु होता है उस समय हम तापमान को, ठंड को लेकर के अलर्ट जारी करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम तापमान के बढ़ने को या कहें कि जो लू का प्रकोप हो सकता है उस संबंध में हम अलर्ट जारी करते हैं। तो ये तीनों सीजन में अलर्ट जारी होता है। तो अलर्ट में हम 4 प्रकार के रंगों का उपयोग करते हैं। एक सबसे पहले जो लोअर होता है या सबसे जो निचले स्तर का है वो ग्रीन, हरे कलर का होता है। हरे कलर में यदि अलर्ट है जिसके के बारे में चर्चा में ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हमारे वेबसाइट में या हमारे जो वार्निंग सेक्शन है या वेबसाइट के थ्रू या हमारे जो और भी जहाँ पर हमारे मौसम पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं, तो वहाँ पे वार्निंग के सेक्शन में यदि वो ग्रीन कलर में है इसका तात्पर्य है कि अलर्ट नहीं है। इसके बाद येलो कलर आता है। येलो कलर का मतलब ये समझें कि येलो अलर्ट है किसी भी वार्निंग के लिए, किसी भी प्रकार की, वो चाहे लू के लिए हो, वो चाहे ठंड के लिए हो, चाहे बारिश के लिए हो। तो येलो अलर्ट का मतलब है कि आप जानकारी में रखिए कि कुछ हो रहा है बाहर। आप अपने आप को जानकारी में रखिए कि ये चीज़ें होने वाली हैं और ये हो सकती हैं। इसके पश्चात आता है एक ऑरेंज अलर्ट। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब हम दोनों से संबंध रहता है हमारा। दोनों से संबंध का अर्थ है कि एक सीधे जन सामान्य से, जनता से, जो आम पब्लिक है,
और दूसरा इसका प्रशासन से भी संबंध होता है। जो आपदा काल में जो सहायता के लिए, मदद के लिए एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और भी जो एजेंसियां हैं, उनको भी हम एक प्रकार से सूचना देते हैं कि हम तैयार रहें, हम अपनी तैयारी को बना के रखें। और इसके पश्चात एक रेड अलर्ट आता है, ऑरेंज अलर्ट के बाद में रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट का मतलब हम दोनों के लिए फिर एक प्रकार की वार्निंग इशू करते हैं कि पब्लिक भी बिल्कुल सावधान रहे कि बारिश से या किसी भी प्रकार की वार्निंग से, यदि वो बारिश का समय है तो बारिश से, बाढ़ से। और दूसरा है कि जो प्रशासन है वो भी तैयार रहे कि आपदा प्रबंधन की किस प्रकार से हम जो है ना लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के वार्निंग हैं। तो ऑरेंज और रेड अलर्ट जब जारी होता है तो उस समय जनसामान्य को भी और प्रशासन को भी, आपदा प्रबंधन को भी ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अब हमको क्या करना है। बिल्कुल सतर्क हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सतर्क होना है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल, घबराना बिल्कुल। नहीं है। गुरुदत्त जी, शुरुआत में भी हमने कहा कि बारिश एक ऐसा मौसम होता है जो हमें डरा देता है, हम घबरा जाते हैं। और बारिश के अलावा एक और एलिमेंट है इस मौसम में, वो है बिजली गिरना। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बिजली गिरने और बिजली गिरने से होने वाले हादसों में या जो शिकार होते हैं लोग, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आए दिन ये खबरें मिलती हैं। तो क्यों ऐसा होता है और किस तरह से हम बच सकते हैं? देखिए, जब ये अगर मानसून की पहले की बात करें तो पश्चिम विक्षोभ आता है, मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करता है। जब नॉर्थ में होता है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए जम्मू कश्मीर जाता है, तो उस समय ये घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, खासकर जब ये पश्चिमी विक्षोभ होता है। इसके अलावा मानसून में भी ये स्थिति आती है, लेकिन एक बार जब मानसून सेट हो जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह अगर सेट हो गया तो ये घटनाएं कम होती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरह की हमारे लिए चेतावनी है, गरज चमक, कि जब बादल गरजते हैं तो आप वाहन में हो, 4 पहिया वाहन में हो, मोटरसाइकिल में हो, पैदल रास्ते में जा रहे हैं, तो आप किनारे खड़े हो जाएं, क्योंकि ये जो फेनामेना है 10-20 मिनट ज़्यादा का नहीं होता। दूसरी बात, आप बिजली के पोल के नीचे कभी खड़े ना हो, पेड़ के नीचे कभी खड़े ना हो, मोबाइल में बात कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ आपके पास गैजेट है या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसको आप रख लें, मोबाइल को बंद कर लें। तीसरी बात, अगर खेत में हैं और आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, खड़े होने कोई ठिकाना नहीं है, तो बिजली के तार पेड़ के नीचे कदापि गलती से भी खड़े ना हों, क्योंकि खासकर खुले खेतों में वहाँ ज़्यादा, चूँकि आप एक ऑब्जेक्ट हैं, जब बिजली गिरती है तो आपसे अर्थिंग पूरा ऑब्जेक्ट ज़मीन के अंदर चला जाता है, क्योंकि गीला होता है खेत। तो आप उकड़ू करके नीचे बैठ जाएं, जिसमें ऑब्जेक्ट का जो है ये ख़त्म हो जाएगा, झुक के बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में स्थिति समान हो जाएगी, तो आप अपना काम करते रहें। लेकिन पेड़ के नीचे, बिजली के तार के नीचे और पोल के नीचे कभी खड़े ना हो। मोबाइल में बात करें तुरंत आप उसको बंद कर दें। रोड में आप चल रहे हैं तो आप किनारे खड़े हो जाएं, क्योंकि बिजली का पेड़ गिर जाए, झाड़ गिर जाए, कुछ भी हो सकता है घटनाएं, इसलिए सावधानी बनने भी सुरक्षा है। और ये खासकर प्रदेश हमारा केंद्र में है, वाहनों जो वृक्षों से आच्छादित प्रदेश है हमारे यहाँ, वाटर बॉडीज ही बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ दिनों में मतलब अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश से हमारा एक अग्रणी राज्य है, जहाँ पे बिजली घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। और मौसम विभाग लगातार इसमें प्रतिदिन डेली हर 3-3 घंटे में चेतावनी भी जारी करता है, लेकिन लोग उसको न मान के, न ध्यान दे के अपना काम करते रहते हैं और वो उसका काल के गाल में समा जाते हैं। इसलिए सावधानी में सुरक्षा है। जब भी ऐसी स्थिति हो, मौसम विभाग की चेतावनी का ध्यान रखें, या गरज रहा, चमक रहा, तो थोड़ी देर के लिए आप सावधानी से किनारे खड़े हो जाएं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है गुरुदत्त जी, और वाकई में सतर्कता बहुत जरूरी है, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, इसी में हमारी सुरक्षा छिपी हुई है। पांडे जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पहले जब फोरकास्टिंग होती थी, मौसम विभाग जब फोरकास्ट करता था, तो कई बार हम देखते थे कि जो फोरकास्ट हुआ वो सटीक नहीं हो पाता था। लेकिन अब कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि फोरकास्टिंग बहुत सटीक हो गई है। इसका मतलब काफ़ी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हुआ होगा। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं? अब तो हम देखते हैं कि बिपरजॉय की ही अगर हम बात कर ले तो वो कब एंटर हो रहा है, कहाँ से एंटर हो रहा है, कितने बजे वो कहाँ हिट करेगा, या मानसून को लेकर भी कि अगले 3 दिन में बारिश नहीं है, उसके बाद बारिश होगी और तेज होगी और इन जिलों में होगी। काफ़ी सटीक फोरकास्टिंग हो रही है। हाँ, आजकल जो मौसम के पूर्वानुमान हैं वो पहले और अब में काफ़ी अंतर हम खुद भी महसूस करते हैं। इसके पीछे जो कारण है, पहले एक मैनुअल आधार पर काफ़ी काम हुआ करता था। आजकल इसमें डिजिटलाइजेशन सिस्टम भी जो है उसमें एंटर कर गया है। अब इसमें दोनों जो मानवीय आधार पर और साथ ही साथ जो उपकरणों के आधार पर या ऑटोमेटिक डिजिटल सिस्टम के कारण जो
नए नए इक्विपमेंट्स आए हैं उनके आधार पर, साथ ही साथ जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं वो ऑब्जर्वेशन के रूप में जो पहले जहाँ पर मैन पावर के थ्रू काम करते थे, अब वो ऑटोमेटिक सिस्टम है और सुदूर जंगलों में हमारे उपकरण AWS के रूप में, ARG के रूप में वहाँ पर लगाए गए हैं। ये तो ऐसे उपकरण हैं जो छोटे छोटे हैं और गाँव में लगाए जाते हैं, या फिर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर लगाए जाते हैं। साथ ही साथ जो बड़े उपकरण हैं जैसे कि रडार है, जो डॉपलर वेदर रडार है, जिसके कि थ्रू स्कैनिंग करके हम ये पता अनुमान लगा सकते हैं कि किस एरिया में कहाँ पर कितने बादल हैं और वहाँ पानी की स्थिति कितनी है, वहाँ पे कितने घने बादल हैं और वो उनका मूवमेंट किधर है और वो कितने समय में कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे और पानी किस समय में कहाँ पे कहाँ कितना गिरेगा, कहाँ गिरेगा। तो काफ़ी एडवांसमेंट IMD में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हुआ है। और समय के साथ साथ देखें तो जो फोरकास्ट है वो अब मॉडल बेस्ड फोरकास्ट हो गया है। जो देश में जितने भी ऑब्जर्वेटरी हैं वहाँ के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट होकर के उस सिस्टम में डाले जाते हैं और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट हर 3 घंटे का वो हमको देता है। और उसके आधार पे जो वैज्ञानिक्स हैं, जो मॉडल के आधार पर जो पूर्वानुमान निकल के बाहर आता है उसको मानवीय उसका अध्ययन करके जो भी उसमें त्रुटि है उसको दूर करके पूर्वानुमान को हम जनहित के लिए जारी करते हैं। साथ ही साथ इसके जो विभाग के पास जो इसके शाखाएं हैं या जो इसकी ब्रांच हैं वो काफ़ी मात्रा में है और काफ़ी मात्रा में या काफ़ी प्रकार से है कहें, जैसे कि भूकंप का भी है जी। और दूसरा ये जो साइक्लोनिक सिस्टम है या जो समुद्री तूफान है जिसके के कारण बहुत धनहानि हुआ करती थी, तो इन सब सिस्टमों का आसानी से पता कर लेना और उसके बारे में पूर्वानुमान लगा लेना अब विभाग के पास इस तकनीक आने के कारण पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। बिल्कुल, और ये हम देख भी पाए हैं और बिपरजॉय के केस में भी हमने देखा कि जनहानि तो बहुत ही कम हुई और उसको लेके काफ़ी सतर्कता और काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट किया गया। चलते चलते क्योंकि समय बहुत कम है, गुरुदत्त जी आपसे मेरा आखिरी सवाल, हम हमेशा कहते हैं पानी बचाना है तो पेड़ लगाओ, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? अब वृक्ष लगाने की बात है तो किस ज़मीन में कौन सा वृक्ष सूट करेगा, कौन लंबा समय रहेगा, कम पानी में अच्छा रहेगा, तो वो लगाने की नई नई टेक्निक आ गई हैं, वो व्यवस्थित हैं। पुराने ज़माने में आप देखेंगे कि आम है, जामुन है, इमली है और ये आपका आंवला है, ये सब पौधे ऐसे लगाए जाते थे। लेकिन चूंकि अब ज़मीन बची नहीं, छोटे छोटे से लोगों को 600, 800, 1000 स्क्वायर फीट के मकान है या फ्लैट में रखते हैं, तो आप किसकी ज़मीन में वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि ज़मीन कहीं बची नहीं वृक्ष लगाने के लिए। तो अब ये है कि चलो कैसे भी आप गमले में या छत में कहीं भी जो जितना भी लगा सकेंगे आपके लिए फ़ायदे का होगा। कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन के लिए कैसी मारामारी पड़ी थी और जहाँ पे जो वनों से आच्छादित क्षेत्र थे, वृक्षारोपण काफ़ी था, वो ज़्यादा सुखी थे, वो थोड़ा सा बहुत अच्छा थे। आदिवासियों को इसका कम फर्क पड़ा क्योंकि वो जंगल में रहते थे। बिल्कुल, तो बेहद अच्छी बातचीत आप दोनों ही हमारे मेहमानों से हुई। पांडे जी आपका भी, गुरुदत्त मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि प्रकृति के पास वक्त नहीं है, सृष्टि खत्म हो जाएगी। दरअसल प्रकृति के पास बहुत वक्त है, वो कहीं नहीं जा रही है, वक्त तो हमारे पास नहीं है। और अगर हमें वक्त की कीमत समझना है तो जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं, पेड़ लगाइए, पानी को संरक्षित कीजिए। मॉनसून इस बार बहुत अच्छा होने वाला है, सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। आनंद तो झमाझम बारिश का उठाइए ही, लेकिन सतर्क भी रहिए। तो सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक और नए विषय पर आपके साथ जुड़ेंगे लेकर कार्यक्रम सुर्खियों में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।